अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारे पास आज का टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये आपके टेक्स्ट बुक का टॉपिक 8.3 है। हम सबसे पहले इस टर्म पे गौर कर लेते हैं, देन हम डिफ़ाइन करते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्चुअली होता क्या है। स्टूडेंट्स, अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक की टर्म है ये यूज़ की गई है फॉर एक्चुअल मैथ्स के लिए। यानी स्पेसिफिक जब भी हम वर्ड डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कोई भी फाइनाइट चीज़ जो होती है, लिमिटेड चीज़ जो होती है, या किसी चीज़ पे हम फोकस करते हैं तो हमारे लिए वो स्पेसिफिक रहती है। तो यहाँ पे एक्चुअली बात हो रही है स्पेसिफिक मैथ्स की। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म यूज़ की गई है दैट इज़ अबाउट हीट। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि हीट इज़ द एनर्जी एज द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ओके, हीट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट क्या है? ये एक एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। स्टूडेंट्स, इसका थर्ड टर्म है दैट इज़ कैपेसिटी। कैपेसिटी कहते हैं किसी भी बॉडी की टेंडेंसी। किस चीज़ की टेंडेंसी? हीट ऑब्ज़ॉर्ब करने की टेंडेंसी, हीट गेन करने की टेंडेंसी। चूँकि अगर हम मटेरियल्स पे गौर करें तो सॉलिड में आपको हर सॉलिड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से बना है। हर सॉलिड का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर चेंज है, हर सॉलिड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज है। टेबल जो है वो में जो वुड लगा होता है, वो आपके सोफ़े में जो वुड लगा होता है, इवन के वुड से वुड तक का जो क्वालिटी है वो चेंज है, मटेरियल डिफरेंट लगा होता है। तो आपके पास जो हीट ऑब्ज़र्व करने की टेंडेंसी होती है वो हर मटेरियल की चेंज होती है। तो यहाँ पे कैपेसिटी किस सेंस में यूज़ किया गया है? यानी हर मटेरियल्स की जो टेंडेंसी है हीट को ऑब्ज़र्व करने की, यानी वो कितने एबिलिटी तक, कितने टेंडेंसी तक वो हीट ऑब्ज़र्व कर सकता है अपने अंदर, वो उस सब्जेक्ट की कैपेसिटी कहलाएगी। तो मैं अगर इस वर्ड को कंबाइन करूं तो मेरे पास बनता है, यानी एक मैथ जो है उसके लिए कितनी एनर्जी एक्वायर्ड है और वो कितने कैपेसिटी तक एनर्जी अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर सकता है, वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। ये तो था इसका जो टर्म यूज़ की गई है उसके हिसाब से इसकी एक्सप्लेनेशन थी थोड़ी सी। अब हम इसके डिफिनीशन पे गौर करते हैं। यहाँ पे हमें कहा जाता है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस का जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या है? ये वो मिकदार है, ये वो अमाउंट है हीट की, यानी हीट एनर्जी की वो मिकदार है जो दरकार होती है किसी भी 1 kg मास का 1 केल्विन टेम्परेचर रेस करने के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दरकार होगी, वो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। ओके, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो किसी भी बॉडी का, वो सॉलिड हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है, वो गैस हो सकता है, वो कोई भी सिस्टम हो सकता है, लेकिन उस सिस्टम का स्टूडेंट्स 1 kg मास, उस 1 kg मास का 1 केल्विन टेम्परेचर रेस करने के लिए जो आपको एनर्जी दरकार होगी, लाजमी सी बात है आपको कुछ हीट एनर्जी दरकार होगी तभी तो आप उसका 1 केल्विन टेम्परेचर रेस कर सकेंगे उस 1 kg मास का। तो आपको जो एनर्जी दरकार होगी ये आपके पास बराबर होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। यानी अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो मेरे पास लेट्स सपोज ये एक सॉलिड का बड़ा सिस्टम है और मैं आपसे कहूं कि इसका जो इतना सा हिस्सा है, इतना सा पार्ट इसके अंदर, इस बड़े सिस्टम का, अगर ये टोटल सिस्टम 5 kg का है, ये समझ लें आप कि ये 1 kg पार्ट है इस पूरे सिस्टम के अंदर। तो इस 1 kg पार्ट के अंदर, यानी इस 1 kg पार्ट का जब आप इसको हीट देंगे तो लाजमी सी बात है ये 1 kg मास जो है ये कुछ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड करेगा। तो इसको जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि मैं यहाँ छोटा सा एक थर्मामीटर बना लेता हूँ, ये समझ लें इनिशियली 0 केल्विन पे था,
तो मुझे इसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक रेज करना है, देन 2 केल्विन एंड देन 3 केल्विन। तो आप समझ लें कि मुझे 0 से 1 केल्विन टेम्परेचर इस 1 kg मास का 0 से 1 केल्विन तक का टेम्परेचर रेज करने के लिए जो हीट एनर्जी दरकार होगी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ रिक्वायर होगी, वो मेरे पास क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, सो हमें थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। हमें इस बात का पता है स्टूडेंट्स कि जब किसी भी बॉडी को हीट किया जाता है तो उस बॉडी का टेम्परेचर रेज करता है। हीट को हम फिज़िक्स में अमूमन रिप्रेजेंट करते हैं, हीट एनर्जी को क्यू सिंबल से, और इसके साथ साथ टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो ये देखा गया है स्टूडेंट्स कि जब भी किसी बॉडी को हीट किया जाता है, या आप इसी बॉडी की एग्जांपल ले लें, जब हमने इसको हीट किया तो क्या हुआ? इसका 1 केल्विन टेम्परेचर रेज किया गया 1 kg मास का। तो मीन्स के क्या हो रहा है? एक्चुअली हीट देने से जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनरली क्या होता है, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के। यानी जब भी हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो उस बॉडी के जो पार्टिकल हैं, उस बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो हीट एनर्जी ऑब्ज़ॉर्ब करते हैं, और जब वो हीट एनर्जी ऑब्ज़ॉर्ब करते हैं आफ्टर दैट उनका टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ करता है। यानी अगर मैं किसी सॉलिड सिस्टम की एग्जांपल लूँ, उसमें पार्टिकल फिक्स्ड पोजीशन पे होते हैं, तो आप यूँ समझिए कि एक सॉलिड सिस्टम है, मैं इस सॉलिड सिस्टम को यहाँ से मैं हीट देता हूँ, और आप यूँ समझिए कि ये इसका 1 kg पार्ट, इतना 1 kg पार्ट है, मैं इसको ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, अब क्या होता है कि जब आप इसको यहाँ से हीट देते हैं, ओके, यहाँ से हम हीट देते हैं इसको, तो हीट तो जो है वो लाजमी सी बात है ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो यहाँ पे हॉटनेस होगी, यहाँ पार्टिकल की एनर्जी लो होगी, तो यहाँ पार्टिकल की एनर्जी लो होने की वजह से यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम हाई टू लो। सो ये ट्रांसफ़र होती जाएगी, एक टाइम आएगा कि पार्टिकल्स की एनर्जी जब बढ़ जाएगी, देन पार्टिकल विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट देयर फिक्स पोजीशंस। जब पार्टिकल वाइब्रेट करेगा फिक्स्ड पोजीशन पे, यहाँ पे जब पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होगी फिक्स पोजीशन पे, तो इसकी वाइब्रेशन से क्या इंक्रीज़ करेगा? टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। ये डिपेंड करता है कि हम कितनी हीट एनर्जी दे रहे हैं। जितनी हीट एनर्जी पार्टिकल्स के अंदर ट्रांसमिट होगी, उतना आपके पास पार्टिकल्स का टेम्परेचर रेज करेगा स्टूडेंट्स। दैट्स वाई एक टाइम आता है, एक स्पेसिफिक टाइम आता है जिस पे आके सॉलिड बॉडी जो है वो मेल्ट कर जाती है, यानी सॉलिड से लिक्विड गैस में चले जाती है। वो कब करती है? जब एक लिमिट से ज़्यादा जो है सॉलिड पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ जाए, यानी वो एक लिमिट से ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर ले। तो इस बात से हमने ये अंदाज़ा लगाया कि किसी बॉडी को जितना आप हीट एनर्जी देते हैं, उसका टेम्परेचर जो है स्टूडेंट्स वो क्या करता है? उतना ही बढ़ता है। इसके साथ साथ जो आपके पास हीट एनर्जी है वो एक सेकेंड टर्म पे भी रिप्रेजेंट कर रही है, क्यू इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास पे कैसे आप ये बराबर है, इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि आप समझ लें कि आपके पास 2 बीकर हैं स्टूडेंट्स, एक छोटा बीकर है और आप यूँ समझ लें एक आपके पास बड़ा बीकर है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर है 5 लीटर वाटर और इसके अंदर आप यूँ समझ लीजिए कि 10 लीटर वाटर है, H2 डाला हुआ पानी है। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं कि इसको हम सेम अमाउंट ऑफ क्यू प्रोवाइड कर देते हैं, इसको भी हम क्यू दे देते हैं और इसको भी आपके पास क्यू हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि जो 5 लीटर पानी है जो इस छोटे बीकर में है, ओके, ये आपके पास जल्दी से इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा और ये बहुत जल्दी जो है वो हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेगा। किसके कंपैरिजन?
फिगर 2 के कंपैरिजन। चूँकि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 10 लीटर वाटर है, 10 लीटर वाटर का मास ज़्यादा है 5 लीटर से। तो जब 10 लीटर ज़्यादा है तो इट मीन्स कि इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज कम्पेयर टू फिगर 1। यानी अगर मैं इसको सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दूँ, सेम अमाउंट ऑफ, आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी बॉयल कर जाएगा। जबकि अगर आप फिगर 2 को आप देखें तो ये बहुत टाइम लेगा बॉयल करने में। टाइम का तो खैर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से एज सच कोई लिंक नहीं है, लेकिन मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि जब हमने मैस बढ़ाया तो सेम हीट एनर्जी के साथ ये बहुत देर तक बॉयल करेगा, यानी टाइम लेगा इसका 1 kg मैस का 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करते करते टाइम लगेगा। जबकि ये स्मॉल मैस है, स्मॉल मैस में 1 kg मैस का 1 केल्विन टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी रेज कर जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हीट एनर्जी जो है वो मैस एंड टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है। अब मैं वो रिलेशन यूज़ करने लगा हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में यूज़ हुआ है। हमारे पास है डेल क्यू, डेल क्यू दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, यानी मैं अगर इसको कंबाइन करूं, इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास आता है एम डेल टी। स्टूडेंट्स, ये है आपके पास इक्वेशन 1, इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आप देंगे किसी भी बॉडी को, हमने इस बॉडी को दी, इस बॉडी को दी, और यहाँ पे भी हमने देखा कि मैस को बढ़ाने से जो हीट एनर्जी है वो इंक्रीज़ करती है। जितना बड़ा मैस होगा उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी दरकार होगी उसका 1 kg का 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने के लिए। तो इसी तरीके से हमने ये भी देखा कि जैसे जैसे हम किसी बॉडी का क्यू जो है इंक्रीज़ करते हैं, ऐसे ऐसे उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करता है। यानी जितना हीट में इंक्रीज़ करूँगा सॉलिड के पार्टिकल उतने ही एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे फिक्स्ड पोजीशन पे, एंड देन उसी हिसाब से उनका टेम्परेचर भी रेज करेगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नया टर्म यूज़ हुआ है डेल। डेल यहाँ पे हम जब भी यूज़ करते हैं, ये आप जहन में रखिएगा, डेल की टर्म स्टूडेंट्स हम हमेशा यूज़ करते हैं डिफरेंस के लिए। जब हम किसी चीज़ में डिफरेंस लेते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है डेल। दिस इज नॉन एज डेल स्टूडेंट, दिस टर्म इज। अब डेल क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, आप इस सिस्टम को ही ले लें, मैं इसको दोबारा ड्रा कर लेता हूँ। इनिशियली रूम टेम्परेचर पे, या कह लेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत लो थी इनिशियल स्टेज पे। जब पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत लो होती है, यानी जब वो रूम टेम्परेचर पे होता है, या यूँ कह लीजिए जब वो 0 सेल्सियस डिग्री पे होता है या फिर 0 केल्विन पे होता है, उस टाइम उसका टेम्परेचर 0 होता है, यानी वो इनिशियल होता है। इसी तरीके से जब आप उसको हीट कर लेते हैं आफ्टर दैट, ये तो फर्स्ट इंडिकेशन है जब वो रूम टेम्परेचर पे है। मैं इसको रेड से इंडिकेट करता हूँ, ये वो पार्टिकल है जिनको मैं अब हीट कर चुका हूँ। या आप यूँ समझ लीजिए कि कुछ टाइम बाद मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया है। आप समझ लेंगे 40 सेल्सियस डिग्री पे ले गए हो मैं टेम्परेचर इन पार्टिकल्स का, तो लाजमी सी बात है इन पार्टिकल्स की जो एनर्जी होगी वो इन पार्टिकल्स से ज़्यादा होगी। यानी इन दोनों पार्टिकल्स में अब डिफरेंस आ चुका है, ये लो एनर्जी पार्टिकल है, ये हाई एनर्जी पार्टिकल है। तो हम इनका डिफरेंस इंडिकेट करने के लिए स्टूडेंट्स क्या लगाते हैं, डेल। और चूंकि इनके हीट एनर्जी में डिफरेंस होगा, ये लो एनर्जी है, ये हाई एनर्जी है, तो हम डेल क्यू लगा देंगे। तो डेल क्यू इज़ द चेंज इन हीट एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। या फिर यूँ समझ लीजिए कि जब सेम सिस्टम के अंदर एनर्जी डिफरेंस आ जाता है इनिशियल से फाइनल तक, तो उसको हम डेल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। लाजमी सी बात है जहाँ स्टूडेंट्स इनका क्यू डिफरेंस आ जाता है वहीं पे टी डिफरेंस भी आ जाता है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस। ये आपके पास इनिशियली डिग्री ऑफ कोल्डनेस में थे, यानी इनकी एनर्जी लो थी, सॉरी इनकी एनर्जी लो थी, डिग्री ऑफ कोल्डनेस में थे। फिगर 2 में जब आप इसको हीट दे चुके होते हैं तो डिग्री ऑफ हॉटनेस में आ जाते हैं, तो इनमें क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो इस डिफरेंस को आप किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं,
डेल क्यू, और इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं डेल टी से। इसकी आप मिसाल ये भी ले सकते हैं कि आप जब कमरे में बैठे होते हैं तो आपका रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है, और उसके अलावा जब आप घर से बाहर निकलते हैं और हॉट डे होता है तो आप देखेंगे सन रेज जब आपके बॉडी पे फॉल करती है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर रेज कर जाता है। तो यानी आप अगर रूम से अपना टेम्परेचर कंपेयर करें तो डेल टी डिफरेंस बनेगा। इसी तरह अगर हीट एनर्जी को देखें तो आप जब रूम में थे तो आपके बॉडी के जो पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थी वो लो थी। इसी तरह जब आप धूप में गए तो सन रेज फॉल की, यानी हॉट सन रेज की एनर्जी ट्रांसमिट हुई, आपकी लो एनर्जी पार्टिकल ने ऑब्जॉर्व कर लिया, और जब एनर्जी देखेंगे आप बाहर जाते हुए अपने तो उसमें डेल क्यू का फैक्टर आ जाता है। सिमिलरली इसी तरह हर बॉडी में ऐसा ही फैक्टर आता है। तो स्टूडेंट्स हर कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए हमारे पास, हर प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए हमारे पास कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। हम डेल क्यू का फैक्टर जो है दैट इज़ इक्वल टू सी एम डेल टी। तो यहाँ पे आपके पास C जो है वो क्या है, C आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, C को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्टूडेंट्स वन बाय वन हम देख लेते हैं। डेल Q क्या है, यहाँ पे डेल Q जो है इज द अमाउंट ऑफ हीट एज अमाउंट ऑफ हीट absorbed by body, absorbed by body। सिमिलरली अगर हम इसे नेक्स्ट टर्म देखें, यहाँ पे m यहाँ पे मैस है, डेल टी यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है, और C जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके स्टूडेंट्स, और इसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। सो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 2 दैट इज डेल क्यू सी एम डेल टी। सो इसको अगर मैथमेटिकली हम यहाँ पे C की वैल्यू निकालना चाहें तो C m डेल टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगर मुझे C की वैल्यू चाहिए तो m डेल टी C से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यानी मेरे पास जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये कुछ ऐसे लिखी जा सकती है। ओके, तो मैं अगर अब यहाँ से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन जनरेट करना चाहूँ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप देखें Q जो है स्टूडेंट्स ये एनर्जी है, यानी उसे हम किस में मेजर करते हैं, जाउल में। तो आप यूँ समझ लीजिए कि 1 जाउल के जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी किसी भी बॉडी का मास को हम केजी में मेजर करते हैं, किसी भी बॉडी के 1 केजी मास का डेल टी को हम केल्विन में मेजर करते हैं। 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने के लिए किसी भी बॉडी के लिए जो 1 जॉल की एनर्जी मुझे दरकार होगी उसके 1 केजी मास का 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने के लिए वो मेरे पास क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दैट्स इट। वो कोई भी सिस्टम हो सकता है। तो यहीं से हम इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट भी निकाल सकते हैं। जाउल न्यूमरेटर में है, केजी और केल्विन डिनोमिनेटर में, जाउल पर केजी पर केल्विन। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट of
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो ये होती है आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के हम स्टूडेंट्स किसी भी सॉलिड सिस्टम का या किसी भी लिक्विड सिस्टम का जब 1 kg मैस का 1 kg मैस होता है उसका जब हमें 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करना हो तो उसके लिए जितनी हमें हीट एनर्जी दरकार होती है वो आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। स्टूडेंट्स इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है और डेली लाइफ में उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी। थैंक्स।